स्वागत है। आज हम शेयर बाजार में निवेश के एक बेहद अहम पहलू पर बात करेंगे। नुकसान से कैसे बचा जाए और लगातार मुनाफा कैसे कमाया जाए। अक्सर सुनने में आता है कि शेयर बाजार, आप जानते हैं, सट्टा है, जुआ है, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया के कई बड़े दौलतमंद इसी बाजार से बने हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि ज्यादातर छोटे निवेशक यानी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा गंवा देते हैं? आज हमारे पास प्रसेनजीत पॉल की किताब है हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट। हम इसी के आधार पर समझेंगे कि आम निवेशक गलतियां कहाँ करते हैं और कैसे हम सही तरीका अपनाकर लगातार कमाई की जा सकती है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, शेयर बाजार में सफल होने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लोग असफल क्यों होते हैं। पैसा कमाना तो बात की बात है, पहले अपनी पूंजी बचाना सीखना होगा। किताब की शुरुआत ही इसी बात से होती है कि आम निवेशक कौन सी गलतियों के जाल में फंसते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि बस किस्मत की बात है, पर वॉरेन बफे या राकेश झुनझुनवाला जैसे नाम तो दशकों से कमा रहे हैं। ये सिर्फ किस्मत तो नहीं हो सकती ना। तो वो कौन से जाल हैं जिनसे बचना है? हाँ, किताब में रोहित नाम के एक निवेशक की कहानी है। उसने बाजार में करीब 10 लाख रुपए गंवाए और उसकी कहानी आप देखिए 4 आम गलतियों को उजागर करती है। संक्षेप में कहूं तो पहली गलती थी अपने ब्रोकर दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करना। अच्छा। देखिए, ब्रोकर की कमाई आपके ट्रेड से होती है, आपके मुनाफे या नुकसान से सीधा लेना देना नहीं होता। नतीजा ये हुआ कि ज्यादा खरीद बिक्री हुई और रोहित का 55% पैसा चला गया। ओह, 55%। हाँ। फिर दूसरी गलती, टीवी और अखबारों से मिली मुफ्त टिप्स के आधार पर इंट्राडे ट्रेडिंग करना, वो भी ब्रोकर से 10 गुना मार्जिन लेकर। और हैरानी की बात है, उसके 70% ट्रेड सही थे। फिर भी नुकसान कैसे? हाँ, फिर भी कुल मिलाकर 20% का नुकसान हुआ, क्योंकि जो नुकसान वाले सौदे थे वो बड़े थे और मुनाफे वाले छोटे। स्टॉप लॉस भी हमेशा काम नहीं करता। सच तो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग से लगातार पैसा बनाना रिटेल निवेशक के लिए लगभग असंभव खेल है। तीसरी गलती थी, शुरुआती सफलता मिली, थोड़ा जोश आया और शेयरों पर लोन ले लिया, उधार लेकर निवेश। हाँ। फिर बाजार गिरा, बैंक का दबाव आया और मजबूरी में घाटे में शेयर बेचने पड़े। इसे कहते हैं फोर्स्ड सेलिंग। इसमें 25% पूंजी और चली गई। उधार के पैसे से निवेश, खासकर नए लोगों के लिए, बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। बिल्कुल। और चौथी गलती, पेड टिप्स। किसी पेड टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में पड़कर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब FNO में कूद गए। पहले एक ट्रेड में बड़ा मुनाफा दिखा 50% का, लालच बढ़ा और अगले ही ट्रेड में 90% पूंजी साफ हो गई। बाप रे, 90%। जी, FNO बहुत जटिल है, बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। रिटेल निवेशकों को तो इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मतलब रोहित ने तो लगभग हर वो गलती कर डाली जिसके लिए नए निवेशक जाने जाते हैं। दूसरों पर अंधा भरोसा, जल्दी अमीर बनने का लालच, उधार का पैसा और बिना समझे FNO जैसी चीजों में हाथ डालना। ये कहानी वाकई एक बड़ी चेतावनी है। हाँ, और ये सिर्फ रोहित की कहानी नहीं है, ये असल में लाखों रिटेल निवेशकों की कहानी है। ट्रेडिंग, चाहे वो इंट्राडे हो या FNO या छोटी अवधि की खरीद बिक्री हो, इसमें सफल होना बहुत मुश्किल है। एक तो इसके लिए पूरा समय चाहिए, गहरा ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए, जो आम निवेशक के पास अक्सर नहीं होता। सही बात है। और दूसरा, हर सौदे पर लगने वाले चार्जेस, ब्रोकरेज है, STT है, दूसरे टैक्स हैं, ये आपके मुनाफे को कम कर देते हैं और नुकसान को बढ़ा देते हैं। किताब का एक अनुमान है कि अगर आप 10 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं तो हाथ में आते आते वो शायद 6.5 ही रह जाता है। अच्छा। और अगर 10 रुपए का ग्रॉस लॉस होता है तो वो असल में करीब 12 रुपए का नेट लॉस बन जाता है। सिस्टम ही ऐसा है। तो ये जो टिप्स वाला चक्कर है, ये मुफ्त टिप्स क्यों इतनी खतरनाक है? और क्या पेड टिप्स पर भरोसा कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, कोई मुफ्त में पैसे बनाने की तरकीब क्यों बताएगा? अक्सर ये ऑपरेटर्स का खेल होता है। वो अपनी होल्डिंग ऊंचे दाम पर रिटेल निवेशकों को बेचना चाहते हैं। किताब में नैसर्गिक स्टॉक का उदाहरण भी दिया है। और पेड टिप्स, वो तो अक्सर एक स्कैम होता है। फ्री ट्रायल के नाम पर हजारों लोगों को फंसाते हैं। मान लीजिए 5000 लोग हैं, आधे को बाय कॉल दी, आधे को सेल कॉल। अच्छा। अब जिनका ग्रुप सही निकला उन्हें अगले दिन फिर 2 ग्रुप में बांटा। 4 दिन बाद जो लोग बचते हैं उन्हें लगता है कि अरे वाह, ये टिप्स तो 100% काम करती हैं। फिर वो महंगी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और अंत में नुकसान उठाते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक तरीका है। मतलब टिप्स के पीछे भागना बिल्कुल बंद करना होगा। और क्या है ऐसे जाल जिनसे एक निवेशक को बचना चाहिए? हाँ, कई हैं। जैसे दोस्तों, पड़ोसियों की सफलता की कहानियां सुनना। याद रखिए,
लोग सिर्फ मुनाफे बताते हैं, नुकसान छुपा जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। ब्रोकर जो मार्जिन ट्रेडिंग का लालच देते हैं उससे बचें। टीवी या सोशल मीडिया पर जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनकी राय पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। वो अक्सर हवा के साथ बदलते हैं। तेजी में खरीदने को कहेंगे, मंदी में बेचने को। हाँ। और एक और चीज, शुरुआती सफलता, कभी कभी छोटे मोटे मुनाफे हो जाते हैं, उससे एक झूठा आत्मविश्वास मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उससे भी सावधान रहना जरूरी है। तो अगर ट्रेडिंग नहीं करनी, टिप्स के पीछे नहीं भागना, उधार नहीं लेना, तो फिर रास्ता क्या है? लगातार कमाई कैसे होगी? देखिए, किताब एक ही सीधा रास्ता बताती है, निवेश। निवेश मतलब अच्छी कंपनियों के शेयर, जिन्हें क्वालिटी स्टॉक्स कहते हैं, उन्हें सही कीमत पर खरीदना और फिर उन्हें लंबे समय तक होल्ड करना। ट्रेडिंग छोड़कर निवेशक बनना होगा। वॉरेन बफे की सफलता का राज भी तो यही है। उन्होंने लगभग 22% सालाना रिटर्न कमाया, लेकिन 50 सालों तक लगातार। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, अच्छी कंपनी, सही कीमत, लंबा समय। पर यही तो असली चुनौती है ना। कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी अच्छी है, उसकी सही कीमत क्या मानी जाए, और लंबा समय मतलब कितना लंबा? 5 साल, 10 साल? बिल्कुल, यही तो $1 मिलियन सवाल हैं। इनके जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले एक और धारणा पर बात करना जरूरी है, जोखिम की धारणा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बैंक एफडी सबसे सुरक्षित है। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। हाँ। हमारे पेरेंट्स सब यही कहते हैं। पर क्या ये वाकई सच है? एक अनदेखा दुश्मन है महंगाई, हाँ। इन्फ्लेशन। हाँ। सोचिए, अगर आपकी एफडी 7-8% ब्याज दे रही है और महंगाई दर भी 6-8% है, तो असल में आपके पैसे की खरीदने की ताकत बढ़ी कहाँ? और ऊपर से उस ब्याज पर आपको टैक्स भी देना है, जो आपके स्लैब के हिसाब से 10% से 30% या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो असल में टैक्स और महंगाई को एडजस्ट करने के बाद आपका पैसा समय के साथ घट रहा है। किताब कहती है कि 9% से कम रिटर्न देने वाला कोई भी निवेश आपको असल में अमीर नहीं बना रहा। अरे, मतलब एफडी में पैसा रखना भी एक तरह का जोखिम है, क्योंकि समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। किताब तो यहां तक कहती है कि असली जोखिम शायद सोच समझकर जानकारी के साथ इक्विटी में निवेश न करने में है, क्योंकि लंबे समय में महंगाई को मात देने के लिए इक्विटी और रियल एस्टेट ही मुख्य रास्ते हैं। हाँ। अब रियल एस्टेट में तो बहुत बड़ी पूंजी लगती है, जो हर किसी के पास नहीं होती। इसलिए आम निवेशक के लिए इक्विटी ज्यादा सुलभ है। ये ज्यादा रेगुलेटेड भी है, पारदर्शी है और लिक्विड भी है, मतलब आसानी से खरीद बेच सकते हैं। तो ज्ञान के बिना निवेश करना खतरनाक है, ये सच है। लेकिन महंगाई को देखते हुए बिल्कुल निवेश ना करना शायद आपके भविष्य के लिए उससे भी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। सही बात है। ज्ञान की जरूरत तो है ही। आपने सही कहा। जैसे लोग गाड़ी या मोबाइल खरीदने से पहले कितनी रिसर्च करते हैं, पर लाखों का निवेश बस किसी की टिप पर कर देते हैं। यही तो, हमें ये याद रखना चाहिए कि शेयर खरीदना मतलब किसी चलते हुए बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदना है। क्या आप अपनी दुकान रोज खरीदेंगे, बेचेंगे? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर शेयरों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? पहला निवेश हमेशा ज्ञान में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो मान लीजिए हमने ज्ञान हासिल करने पर ध्यान दिया। अब जब अच्छी कंपनी चुनने की बारी आती है, तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, कहाँ से शुरू करें? किताब के अनुसार इन सबसे भी पहले एक चीज देखनी चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी ROE। प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़ों में देखिए हेरफेर करना संभव है। कॉक्स एंड किंग्स का उदाहरण है, जहां अच्छे प्रॉफिट दिख रहे थे फिर भी स्टॉक क्रैश हो गया। ROE ज्यादा भरोसेमंद मापदंड है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये क्या बताता है असल में? ये बहुत सरल भाषा में ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर धारकों के लगाए हुए पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। इसका फॉर्मूला है नेट इनकम को शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड करना। तो अगर किसी कंपनी का ROE 20% है, इसका मतलब है कि वो शेयर धारकों के लगाए हर 100 रुपए पर 20 रुपए कमा रही है। ये मैनेजमेंट की कुशलता का एक अच्छा पैमाना है। लेखक आमतौर पर 20% से ज्यादा ROE वाली कंपनियों को पसंद करते हैं, या फिर ऐसी कंपनियां जिनका ROE लगातार बढ़ रहा हो। अच्छा, लेकिन क्या ऊंचा ROE हमेशा बना रहेगा? कंपटीशन तो आ ही जाता है। कोई कंपनी अच्छा कर रही है तो दूसरे भी वही करने लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यहीं पर जरूरत होती है इकोनॉमिक मोट की। इकोनॉमिक मोट, ये क्या होता है? हाँ, मोट मतलब खाई। जैसे पुराने किले के चारों ओर एक गहरी खाई होती थी ना, जो दुश्मनों को आसानी से अंदर नहीं आने देती थी। हाँ हाँ। वैसे ही
कंपनी के पास कुछ ऐसे टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होने चाहिए जो नए प्रतियोगियों को आसानी से उस पर हावी ना होने दें। इससे कंपनी लंबे समय तक अच्छा मुनाफा कमा पाती है। ये मोट बनता कैसे है? क्या कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, कई तरीके हैं। जैसे एक बहुत मजबूत ब्रांड होना, एप्पल का उदाहरण लीजिए। लोग उसके ब्रांड के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं। सही है। या फिर हाई स्विचिंग कॉस्ट्स, मतलब ग्राहक के लिए एक कंपनी को छोड़कर दूसरी पर जाना मुश्किल या महंगा हो। जैसे जो लोग टैली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो आसानी से दूसरे सॉफ्टवेयर पर नहीं जाते हैं। नेटवर्क इफेक्ट भी एक तरह का मोट है। जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप, जितने ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं ये उतना ही ज्यादा फायदेमंद बन जाता है सबके लिए। इसे पहचाने कैसे कि किसी कंपनी के पास मोट है या नहीं? देखिए, ये थोड़ा सब्जेक्टिव मामला है, कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। पर अगर किसी कंपनी का ROE लगातार ऊंचा बना हुआ है, मान लीजिए पिछले 5-10 साल से, और उसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी स्थिर है या बढ़ रहा है, तो ये संकेत हो सकते हैं कि कंपनी के पास शायद कोई मोट है। समझ गई। ROE और मोट के बाद कर्ज के बारे में क्या? बिजनेस बढ़ाने के लिए तो कंपनियां कर्ज लेती ही हैं। हाँ, कर्ज लेना अपने आप में बुरा नहीं है। जरूरत के हिसाब से कर्ज लेना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कर्ज बहुत खतरनाक हो सकता है। ये शेयरधारकों की पूरी पूंजी खत्म कर सकता है। इसे जांचने का एक आसान तरीका है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, ये क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी पर अपनी इक्विटी यानी शेयरधारकों के पैसे की तुलना में कितना बाहरी कर्ज है। फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज को इक्विटी से डिवाइड करना। ये रेशियो कितना होना चाहिए सुरक्षित माना जाता है? एक सामान्य नियम है कि ये रेशियो 1 से कम होना चाहिए। अगर ये 1 से ज्यादा है और लगातार बढ़ रहा है तो ये खतरे की घंटी है। हाँ, ये नियम बैंकिंग या NBFC कंपनियों पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता, उनके लिए अलग पैमाने हैं। किताब में 2014 के कई उदाहरण दिए गए हैं जहां हाई DE रेशियो वाली कंपनियां बाजार गिरने पर बुरी तरह पिटी, और अगर बढ़ते DE रेशियो के साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी ब्याज चुकाने की क्षमता गिर रहा हो और ROE भी गिर रहा हो तो ये एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन है। ऐसी कंपनियों से दूर रहना ही बेहतर है। ठीक है, ये तो हुई फाइनेंशियल बातें। अब एक और बहुत अहम सवाल, मैनेजमेंट कैसा है? कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं? ये कैसे पता करें? क्या इसके लिए फैक्ट्री जाना पड़ेगा? नहीं, रिटेल निवेशक के लिए ये सब करना संभव नहीं है, लेकिन किताब कुछ आसान तरीके बताती है जिनसे आप घर बैठे अंदाजा लगा सकते हैं। पहला है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना। शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसमें क्या देखें? देखिए कि प्रमोटर्स यानी कंपनी के मालिक क्या कर रहे हैं। अगर वो खुले बाजार से अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, ओपन मार्केट परचेज, तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। अगर वो शेयर बेच रहे हैं तो कारण जानना जरूरी है। कभी कभी ये सामान्य कारणों से भी बेचते हैं, लेकिन कभी ये खतरे का संकेत भी हो सकता है। और बड़े निवेशक? हाँ, देखिए कि बड़े संस्थागत निवेशक जैसे FIIs विदेशी निवेशक और DIIs घरेलू निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड, वो हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। अगर वो खरीद रहे हैं तो ये अच्छा संकेत है। बल्कि किताब कहती है कि अगर आप उनके आने से थोड़ा पहले निवेश कर सकें तो मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है, जैसे अजंता फार्मा में हुआ था। अच्छा, और अगर रिटेल निवेशक खरीद रहे हों? और जो रिटेल निवेशक हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं जबकि प्रमोटर और संस्थागत निवेशक बेच रहे हैं, तो ये अक्सर चिंता का विषय होता है। और क्या तरीके मैनेजमेंट जांचने के? दूसरा है प्लेज्ड शेयर्स, यानी गिरवी रखे हुए शेयर। अगर प्रमोटर अपनी ही शेयर गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर शेयर की कीमत गिरती है तो लोन देने वाले फोर्स सेलिंग कर सकते हैं, जिससे शेयर और गिर सकता है। किताब का सुझाव है कि अगर प्रमोटर की 30% से ज्यादा हिस्सेदारी गिरवी रखी है और यह आंकड़ा बढ़ रहा है तो ऐसी कंपनी से दूर रहें। ग्रेट ऑफशोर, फैल्कन टायर्स जैसे उदाहरण है जहां ऐसा हुआ। ओह, ये तो जरूरी पॉइंट है। और तीसरा, डिविडेंड हिस्ट्री और टैक्स रेट देखिए। जो कंपनियां लगातार डिविडेंड देती हैं और अपनी कमाई पर सही टैक्स चुकाती हैं, भारत में लगभग 25-33%, वो अक्सर अच्छे मैनेजमेंट का संकेत देती हैं। और चौथा, जैसा हमने पहले बात की, लगातार ऊंचा ROE जैसे 5 साल का औसत 20% से ज्यादा भी अच्छे मैनेजमेंट और सही अकाउंटिंग का एक अप्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है। ये तरीके तो वाकई काफी काम के लग रहे हैं। चलिए, मान लिया हमने एक अच्छी कंपनी ढूंढ ली, ROE बढ़िया है, मोट भी लगता है, कर्ज कम है, मैनेजमेंट भी ठीक ठाक लग रहा है। अब क्या उसे किसी भी भाव पे खरीद सकते हैं? नहीं, यहीं पर लोग अक्सर मात खा जाते हैं।
वैल्यूएशन यानी कंपनी का सही मूल्यांकन करना, ये तय करना कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये बहुत जरूरी है। किताब में इन्फोसिस का 2000 का और एल&टी का 2007 का उदाहरण है। बेहतरीन कंपनियां थीं, लेकिन जिन्होंने उन्हें उस समय के शिखर भाव पर खरीदा, उन्हें सालों तक नेगेटिव या बहुत कम रिटर्न मिला। तो वैल्यूएशन कैसे करें? सबसे आम तरीका तो पीई रेशो सुना है, प्राइस टू अर्निंग्स। हाँ, पी रेशो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पीएस यानी प्राइस टू सेल्स और पीबी यानी प्राइस टू बुक रेशो भी हैं। ये उपयोगी हैं, लेकिन अकेले इन पर निर्भर नहीं रह सकते। इनकी अपनी सीमाएं हैं। जैसे कंपनियां अकाउंटिंग ट्रिक से अर्निंग्स को कम ज्यादा दिखा सकती हैं। पीई किसी एक बार की बड़ी आय से प्रभावित हो सकता है। ये साइक्लिकल कंपनियों के लिए भ्रामक हो सकता है। पीबी रेशो उन कंपनियों के लिए कम उपयोगी हैं जिनके पास ज्यादा इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कम कीमत वाला शेयर सस्ता होता है? जैसे कोई शेयर 10 रुपए का है और दूसरा 1000 रुपए का, तो 10 रुपए वाला सस्ता है? या कम पीई वाला स्टॉक हमेशा वैल्यू स्टॉक होता है? नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। शेयर की कीमत, जैसे 10 रुपए या 1000 रुपए, ये सिर्फ एक नंबर है। इसका कंपनी के वैल्यू से सीधा संबंध नहीं है। एमआरएफ का शेयर 3000 से 70,000 के पार गया और कई 10 रुपए वाले शेयर 1 रुपए पर आ गए। हाँ, ये तो है। और कम पीई का मतलब हमेशा सस्ता या अच्छा नहीं होता। अक्सर कम पीई का मतलब होता है कि बाजार को उस कंपनी की क्वालिटी या भविष्य की ग्रोथ पर भरोसा नहीं है। अच्छी क्वालिटी के लिए अक्सर प्रीमियम देना पड़ता है। तो फिर डीसीएफ जैसे जो जटिल तरीके हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वो कितने कारगर हैं? देखिए, डीसीएफ थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में लगाना बहुत मुश्किल है। भविष्य के कैश फ्लो का सटीक अनुमान लगाना लगभग असंभव है। अनुमान में छोटी सी गलती भी वैल्यूएशन में बड़ा अंतर ला सकती है। अगर कोई ऐसा परफेक्ट फॉर्मूला होता तो फिर मार्केट चलता ही कैसे? सब एक ही कीमत पर सहमत हो जाते। बात तो सही है। तो फिर आम निवेशक के लिए वैल्यूएशन का अंदाजा लगाने का कोई आसान तरीका है? किताब 2 आसान तरीकों को मिलाने का सुझाव देती है। पहला, हिस्टोरिकल एवरेज कंपैरिजन, मतलब कंपनी के पिछले 3 से 5 साल के औसत पीई रेशो को देखिए और उसकी तुलना मौजूदा पीई से कीजिए। अगर मौजूदा पीई औसत से काफी कम है और कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ी नकारात्मक बात नहीं हुई है, तो शायद ये खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है। और दूसरा है पीईजी रेशो का एक मॉडिफाइड वर्जन। इसमें आप मौजूदा पीई को पिछले 3 साल के औसत ईपीएस ग्रोथ रेट से, सालाना बढ़ोतरी दर से तुलना करते हैं। एक रफ नियम यह है कि अगर पीई ग्रोथ रेट के दोगुने से कम है, यानी पीईजी 2, तो शायद कीमत ठीक ठाक है और खरीदने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर पीई ग्रोथ रेट के दोगुने से ज्यादा है और स्टॉक अपने ऐतिहासिक पीई के ऊपरी बैंड पर भी ट्रेड कर रहा है, तो शायद ये बेचने का समय हो सकता है। किताब में येस बैंक का उदाहरण दिया है, जहां पीई 8 से 11 के बीच आने पर खरीदने के मौके मिले थे। पर कुछ कंपनियां तो हमेशा हाई पीई पर ट्रेड करती हैं, जैसे 50, 60 या उससे भी ज्यादा। क्या वो हमेशा महंगी होती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत होती हैं, जैसे जीरो कर्ज, हाई आरओई, टिकाऊ ग्रोथ। बाजार उनकी क्वालिटी के लिए प्रीमियम देने को तैयार रहता है। तो याद रखिए, वैल्यूएशन कोई पक्का विज्ञान नहीं है, ये एक कला ज्यादा है। थोड़ा अनुभव और समझ की जरूरत होती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने अच्छी कंपनी ढूंढी और वो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर मिल भी रही है, हमने खरीद ली। अब सवाल आता है, कब बेचें या क्या सिर्फ होल्ड करके रखना है? हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी सवाल है। बेचने के कुछ ठोस कारण होने चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि कीमत थोड़ी बढ़ गई है। किताब कुछ कारण बताती है। पहला, जब कोई बेहतर मौका मिले। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी कंपनी आपके मौजूदा स्टॉक से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो उसमें शिफ्ट करना समझदारी है। स्टॉक से भावनात्मक लगाव नहीं रखना चाहिए। ये मुश्किल होता है। हाँ, होता है। दूसरा कारण, जब अपनी गलती का एहसास हो। अगर आपको खरीदने के बाद लगता है कि आपका फैसला गलत था, रिसर्च में कुछ चूक हो गई थी, तो तुरंत निकल जाना बेहतर है, चाहे थोड़ा नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। गलत स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। सही है। और तीसरा, जब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाए, जैसा हमने पीजी रेशियो में देखा, अगर पी ऐतिहासिक औसत से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, बिना फंडामेंटल में उतने बड़े सुधार के, या कभी-कभी कंपनी का मार्केट कैप पूरी यूनिवर्सिटी के साइज से भी बड़ा लगने लगे, जैसे 2007-8 में कुछ इंफ्रा रियल एस्टेट कंपनियों के साथ हुआ था, तो ये बेचने का संकेत हो सकता है। ठीक है। चौथा और सबसे जरूरी, जब फंडामेंटल्स बदल जाएं, मतलब जिस वजह से आपने स्टॉक खरीदा था, अगर वही वजह खत्म हो जाए,
जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल बदल जाए, कंपटीशन बहुत बढ़ जाए, ग्रोथ रुक जाए या मैनेजमेंट में कोई बड़ी गड़बड़ सामने आ जाए, तो फिर उसे होल्ड करने का कोई मतलब नहीं। मैनेजमेंट बदलना भी एक कारण हो सकता है। अगर कोई काबिल लीडर कंपनी छोड़ दे तो प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। और क्या कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी पहले से सोचनी चाहिए? बिल्कुल। सबसे अच्छा तो यही है कि खरीदते समय ही आप बेचने के कारण भी तय कर लें। जैसे मैं इसे तब बेचूंगा जब इसकी ग्रोथ रेट 15% से नीचे चली जाएगी, या अगर इसका डी रेशियो 1 से ऊपर चला गया। और एक बार बेचने का फैसला ले लिया तो उसके बाद अफसोस न करें, भले ही शेयर और ऊपर चला जाए। आपने अपनी रणनीति के हिसाब से काम किया, वो जरूरी है। पीआई इंडस्ट्रीज का उदाहरण है, जहां लेखक ने जल्दी बेच दिया पर अफसोस नहीं किया। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, और कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे निवेशकों को बचना चाहिए? हाँ, कुछ और हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। एक है पिछले बुल मार्केट के हीरो स्टॉक खरीदना। जो स्टॉक पिछली बड़ी तेजी में, जैसे 2005-8 में बहुत चले थे, जरूरी नहीं कि वो अगली तेजी में भी वैसा ही प्रदर्शन करें। यूनिटेक, डीएलएफ जैसे उदाहरण हैं। उन्हें अपना पिछला हाई छीनने में ही सालों लग सकते हैं, या शायद कभी न छुपाएं। दूसरी गलती है नुकसान वाले स्टॉक को ज्यादा देर तक रखना और एवरेजिंग करना, एवरेजिंग डाउन, मतलब शेयर गिर रहा है और आप उसे और खरीदते जा रहे हैं, ये सोचकर कि औसत कीमत कम हो जाएगी। ये अक्सर नुकसान को और बढ़ा देता है, खासकर अगर कंपनी खराब है। सजलॉन का उदाहरण दिया गया है। खराब बिजनेस से जल्दी निकलना बेहतर है। और मुनाफे वाले स्टॉक? यहीं पर तीसरी गलती होती है, मुनाफे वाले अच्छे स्टॉक को जल्दी बेच देना। अक्सर लोग छोटा सा मुनाफा लेकर अच्छी कंपनियों से निकल जाते हैं और खराब कंपनियों को पकड़े रहते हैं कि ये वापस आएगा। इसका ठीक उल्टा करना चाहिए। अपने विनर्स को होल्ड करें और लूजर्स को जल्दी काटें। सही कहा। और चौथी गलती, नीचे खरीदने के लिए बेचना। मतलब आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो आप अपना अच्छा स्टॉक बेच देते हैं इस उम्मीद में कि नीचे वापस खरीद लेंगे। मार्केट को टाइम करना लगभग असंभव है। हो सकता है बेचने के बाद स्टॉक नीचे आए ही नहीं और आप मौके से चूक जाएं। ये सारी गलतियां तो बहुत आम हैं। अब जरा पोर्टफोलियो बनाने पर बात करते हैं। अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक में तो नहीं लगाना चाहिए। कितने स्टॉक रखने चाहिए? हाँ, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। मतलब अपने निवेश को अलग अलग स्टॉक्स में बांटना। लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी खतरनाक है। अगर आप 40-50 स्टॉक रख लेंगे तो आप उन्हें ठीक से ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे और आपका रिटर्न भी लगभग इंडेक्स जैसा ही हो जाएगा। फिर डायरेक्ट इक्विटी का फायदा क्या? किताब का सुझाव है कि 10 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो काफी होता है, बशर्ते वो अच्छी तरह से चुने गए हों और अलग अलग सेक्टर में फैले हों, ताकि किसी एक सेक्टर की मंदी का ज्यादा असर ना पड़े। अच्छा, और क्या ये जरूरी है कि सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में ही निवेश करें क्योंकि वो ज्यादा सुरक्षित होती हैं? ये भी एक मिथक है। साइज से ज्यादा जरूरी है क्वालिटी। एक अच्छी मजबूत फंडामेंटल वाली स्मॉल या मिड कैप कंपनी किसी खराब फंडामेंटल वाली लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा सुरक्षित और बेहतर रिटर्न दे सकती है। किताब में एसबीआई और सिटी यूनियन बैंक का उदाहरण दिया गया है। मार्केट कैप के आधार पर नहीं, बल्कि कंपनी की क्वालिटी के आधार पर चुनाव करना चाहिए। और मार्केट क्रैश, उनसे पोर्टफोलियो को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, छोटे मोटे क्रैश तो बाजार का हिस्सा है। 5% से 30% तक की गिरावट, इनमें घबराने या बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक है तो उन्हें होल्ड करें या गिरावट में और खरीदें। असली चुनौती आती है बड़े क्रैश में, जब बाजार 50% या उससे ज्यादा गिर जाता है। ऐसे समय में पॉजिटिव रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल होता है। लक्ष्य होना चाहिए कि नुकसान कम से कम हो। यहाँ पर पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड, सोना रखना मददगार हो सकता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है तो गोल्ड अच्छा प्रदर्शन करता है। ये एक तरह का हेज, बचाव का काम करता है। ये तो अच्छी टिप है। अच्छा, क्या कुछ ऐसी स्टॉक हैं जिनसे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए? कोई रेड फ्लैग्स? हाँ, किताब कुछ बताती है। पहला, हाई डेट कंपनीज, जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है और बढ़ रहा है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से कम है। दूसरा, लो प्रोमोटर होल्डिंग वाली माइक्रो कैप्स। अगर कंपनी बहुत छोटी है, मार्केट कैप 300 करोड़ से कम, और उसमें प्रोमोटर की होल्डिंग भी बहुत कम है, 20% से कम, तो जोखिम ज्यादा है। तीसरा, हाई प्रोमोटर प्लेजिंग, जैसा हमने पहले बात की। अगर 30% से ज्यादा हिस्सेदारी गिरवी है और बढ़ रही है तो बचें। और चौथा, लगातार नया लो बनाने वाले स्टॉक्स। अगर कोई स्टॉक अपने हाई से 60-70% गिर चुका है और लगातार गिर रहा है, तो उसमें हाथ डालने से पहले बहुत सावधानी बरतें। अक्सर गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा होता है। ये चेकलिस्ट तो काफी उपयोगी है। अच्छा, इतनी सारी बातें हैं, इतना सब कुछ ट्रैक करना है, क्या एक आम निवेशक को किसी सलाहकार, मतलब इक्विटी एडवाइजर की जरूरत होती है?
देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में पर्सनल फाइनेंस या निवेश के बारे में ज़्यादा सिखाया नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति रिसर्च और सीखने के लिए दिन में 3 घंटे या उससे ज़्यादा दे सकता है, तो वो शायद 5-7 साल में खुद सीख सकता है। अगर कोई 1-2 घंटे दे सकता है, तो सलाहकार लेना बेहतर हो सकता है, लेकिन सलाहकार पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। खुद भी समझना ज़रूरी है। और अगर किसी के पास बिल्कुल समय नहीं है, तो फिर सलाहकार या म्यूचुअल फंड ही बेहतर विकल्प है। वैसे किताब ये भी कहती है कि सही गाइडेंस के साथ डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करना अक्सर म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर पर कई तरह के बंधन होते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, छोटी कंपनियों में निवेश करने की सीमाएं होती हैं, वगैरह। और अगर सलाहकार लेना ही है तो कैसा सलाहकार चुने? सबसे ज़रूरी है कि आप फी बेस्ड एडवाइजर चुनें, ना कि कमीशन आधारित ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर। फी बेस्ड सलाहकार की कमाई आपके पोर्टफोलियो के प्रदर्शन से जुड़ी होती है। जैसे वो आपके मुनाफे का कुछ हिस्सा लेते हैं, इसलिए उनका हित आपके हित से जुड़ा होता है। जबकि कमीशन आधारित ब्रोकर की कमाई आपकी खरीद बिक्री से होती है, तो वो आपको ज्यादा ट्रेड करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, भले ही वो आपके लिए फायदेमंद ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, क्या कोई ऐसा क्विक फॉर्मूला या चेकलिस्ट है जिससे अच्छी कंपनियों को फिल्टर करने में थोड़ी और मदद मिल सके? हाँ, किताब अंत में एक क्विक फॉर्मूला देती है। ये कोई गारंटीड तरीका नहीं है, लेकिन ये पूंजी बचाने और कुछ संभावित अच्छी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करने में मदद कर सकता है। इसके 2 स्टेप हैं। स्टेप 1, फिल्टर। ऐसी कंपनियां ढूंढें जो ये शर्तें पूरी करती हों। पहला, पिछले 3 साल का औसत ROE और ROCE 20% से ज्यादा हो और गिर ना रहा हो। दूसरा, डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम हो या तेजी से घट रहा हो। तीसरा, प्रमोटर की गिरवी हिस्सेदारी प्लेज 10% से कम हो या शून्य हो तो और अच्छा। चौथा, पिछले 3 साल की औसत सालाना सेल्स ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा हो। पांचवा, पिछले 3 साल की औसत सालाना प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 12% से ज्यादा हो। ठीक है, ये तो फिल्टर हो गया। इसके बाद स्टेप 2, मैनुअल चेक। जो कंपनियां इस फिल्टर से निकलती हैं, उनमें फिर मैनुअली 2 चीजें देखनी हैं। 1, वैल्यूएशन। क्या उनका मौजूदा PE उनके ऐतिहासिक औसत PE के आसपास या उससे कम है, ये मानते हुए कि बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। 2, प्राइस मूवमेंट। क्या पिछले 3 साल का औसत सालाना रिटर्न 10% से ज्यादा रहा है, और क्या पिछले 1 साल का रिटर्न पॉजिटिव है? अगर हाल का रिटर्न नेगेटिव है, तो रुक कर सोचना चाहिए। शायद कोई छिपी हुई समस्या हो सकती है। ये फॉर्मूला बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर लागू नहीं होता, है ना? हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। किताब बताती है कि अगस्त 2014 में इस फॉर्मूले से जो स्टॉक्स चुने गए थे, जैसे सुविन लाइफ, पेज इंडस्ट्रीज, अजंता फार्मा, अवंती फीड्स, किटेक्स गारमेंट्स, उन्होंने अगले साल बाजार के मुकाबले काफी बेहतर रिटर्न दिया था। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और अगर मान लीजिए कोई दोस्त या कहीं से कोई टिप मिलती है, तो उसे तुरंत 2 मिनट में जांचने का कोई तरीका है, ताकि कम से कम बिल्कुल खराब स्टॉक में ना फंसे? हाँ, एक बहुत ही सरल 2 मिनट चेकअप है। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले बस ये 3 चीजें देख लें। 1, क्या पिछले 3 साल का औसत ROE 10% से कम है? 2, क्या डेट टू इक्विटी DE रेशो 1 से ज्यादा है और बढ़ रहा है? 3, क्या प्रमोटर की गिरवी हिस्सेदारी प्लेज 30% से ज्यादा है और बढ़ रही है? अच्छा, अगर इन 3 सवालों में से किन्हीं 2 या तीनों का जवाब हाँ है, तो उस स्टॉक से दूर रहना ही बेहतर है। अगर सिर्फ एक का जवाब हाँ है, तो आपको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और गहराई से जांच करनी चाहिए। ये चेकअप आपको ज्यादातर जंक स्टॉक से बचाने में मदद कर सकता है। ये तो बहुत ही उपयोगी है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बातें निकल कर आई हैं, उनका सार यही है कि शेयर बाजार में नुकसान से बचना और लगातार कमाना बिल्कुल संभव है। बस जरूरत है सही नजरिया अपनाने की। मतलब ट्रेडिंग के जाल से बचें, मुफ्त टिप्स के पीछे ना भागें और उधार लेकर निवेश ना करें। बिल्कुल, फोकस होना चाहिए लंबे समय के निवेश पर। क्वालिटी कंपनियों को पहचानना सीखना होगा, जिनका ROE अच्छा हो, कर्ज कम हो, मैनेजमेंट भरोसेमंद लगे और जिनके पास कोई ना कोई इकोनॉमिक मोट हो। फिर उन्हें सही कीमत पर खरीदना और सबसे जरूरी, धैर्य के साथ होल्ड करना। ज्ञान ही सबसे बड़ा बचाव है। लगातार सीखते रहना होगा और अपनी भावनाओं, खासकर डर और लालच पर काबू रखना होगा। और हमेशा याद रखें, आपकी मेहनत की कमाई, आपकी पूंजी की सुरक्षा
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने आज समझा, कभी-कभी सबसे बड़ा जोखिम शायद सोच समझकर निवेश न करने में ही होता है, खासकर महंगाई के इस दौर में। अंत में सभी सुनने वालों के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। निवेश सिर्फ नंबरों और फाइनेंस का खेल नहीं है, ये बहुत हद तक मनोविज्ञान का भी खेल है। क्या आप अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप धैर्य रख सकते हैं? और क्या आप जरूरत पड़ने पर भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।